रंजनपुर नाम के एक गांव में चिंटू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। बचपन से ही चिंटू बाकी बच्चों से बहुत कमजोर था और इसीलिए सब बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। माँ, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। सब बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। ना तो मैं उनकी तरह खेल कूद पाता हूँ और ना ही वो मुझसे ठीक से बात करते हैं। ऐसा नहीं सोचते बेटा, अगर वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो तुम उनकी बातों को दिल पर मत लो। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ और उन सबको फर्स्ट आकर दिखाओ। फिर देखना, वो सब खुद तुम्हारे पास आकर तुमसे बात करेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर चिंटू के मन में थोड़ा हौसला आता है और वो अगले दिन बहुत ही अच्छे मन से स्कूल जाता है। बच्चों, आज तुम्हारा स्पोर्ट्स पीरियड है। सभी बच्चे लाइन में लग जाओ और जल्दी से ग्राउंड में चलो। अब मास्टर जी सभी बच्चों को ग्राउंड में लेकर जाते हैं और एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। मास्टर जी, पिछली बार आपने कहा था कि हम सबके बीच रेस का मुकाबला करवाएंगे। हाँ बेटा, मुझे याद है, इसीलिए मैं तुम सबको ग्राउंड में लेकर आया हूँ। अब तुम अपनी अपनी रो में जाकर खड़े हो जाओ। मैं जैसे ही विसल बजाऊंगा तुम लोग दौड़ना शुरू कर देना। अब सभी बच्चे अपनी अपनी रो में खड़े हो जाते हैं और मास्टर जी जैसे ही विसल बजाते हैं तो सभी बच्चे दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन आधी दूरी तक दौड़ने पर ही चिंटू का पैर एक छोटे पत्थर से टकरा जाता है और वो लड़खड़ाकर वहीं गिर जाता है। और उसे देखकर उसके क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। देखो तो इसे, ये हमारे साथ रेस में दौड़ने चला था। अरे भाई, पहले ठीक से खाना तो खाकर आ, उसके बाद हमारे साथ मुकाबला करना। तू तो इतना कमजोर है कि भागते भागते ही गिर पड़ा। उन सब बच्चों की बात सुनकर चिंटू बहुत उदास हो जाता है और तभी थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और चिंटू अपने घर जाकर अपने बिस्तर पर बैठकर हनुमान जी की मूर्ति अपने हाथ में लिए हुए रोते हुए कहता है, हनुमान जी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं पूरी कोशिश करता हूँ भागने की, दौड़ने की, खेलने की, कूदने की, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ और फिर सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप तो इतने स्ट्रांग हो, आप भी मुझे अपनी तरह स्ट्रांग बना दीजिए ना। फिर कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा और सब मुझसे दोस्ती करेंगे। इतना कहकर चिंटू हनुमान जी की मूर्ति को रख देता है और चुपचाप सो जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो उसकी क्लास के बच्चे फिर से उसे परेशान करने लगते हैं। चिंटू, ये तेरा बैग है ना? हटा इस बैग को यहाँ से। आज यहाँ पर सिर्फ मैं बैठूंगा। लेकिन क्यों? क्या कहा तूने? अगर 1 मिनट के अंदर अंदर तूने इस बैग को यहाँ से नहीं हटाया तो मैं तेरा भर्ता बना दूंगा। नहीं नहीं, मैं हटा लेता हूँ बैग। चिंटू अपना बैग हटाने जा ही रहा होता है कि तभी उनकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है और चिंटू के साथ आकर बैठ जाता है। अब ये कौन आ गया यहाँ पर? देख, तू जो भी है यहाँ से उठ जा और इस छछुंदर को भी अपने साथ ही ले जा, क्योंकि यहाँ आज सिर्फ और सिर्फ मैं बैठूंगा। अच्छा, और अगर मैं और मेरा दोस्त यहाँ से नहीं हटे तो तुम लोग क्या करोगे? लगता है तू आज मेरे हाथों से मार खाकर ही मानेगा। अच्छा, ऐसी बात है। जरा एक बार हाथ लगाकर तो दिखाना मुझे। उसकी बात सुनकर राहुल गुस्से से आग बबूला हो जाता है कि तभी वहां पर मास्टर जी आ जाते हैं। आज तो मास्टर जी ने आकर तुझे बचा लिया, लेकिन अगली बार तुझे कौन बचाएगा बच्चू? अगली बार तो मैं तुझे देख ही लूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय बाय। अब मास्टर जी बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं और तभी चिंटू उस नए लड़के से कहता है, थैंक यू दोस्त, तुमने आज मुझे इन सब से बचा लिया, नहीं तो ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। डोंट वरी दोस्त, अब तुम्हारा ये दोस्त आ गया है ना, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? नाम तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन प्यार से लोग मुझे मारुति बुलाते हैं। मारुति? मेरा नाम चिंटू है। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब से मैं हर रोज तुम्हारे साथ ही बैठूंगा। मारुति के आने से चिंटू बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि मारुति से पहले उसका कभी कोई दोस्त नहीं बना था। हर कोई सिर्फ उसका मजाक ही उड़ाता था। क्लास पूरी होने के बाद
कुछ ही देर में लंच ब्रेक हो जाता है और चिंटू मारुति के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। अरे वाह, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खीर बनाकर भेजी है। खीर तो मुझे भी बहुत पसंद है। क्या मैं थोड़ी सी खीर खा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं दोस्त, तुम भी खीर खाओ। मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खीर बनाती है। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे वाह, तुम स्कूल में लड्डू लेकर आए हो। क्या ये लड्डू तुम्हारी माँ ने बनाए हैं? हाँ चिंटू, मेरी माँ तो हर रोज मेरे लिए लड्डू बनाती है। मुझे लड्डू, पेड़े, खीर सब कुछ बहुत पसंद है। इसीलिए मेरी माँ हर रोज मेरे लिए सब कुछ बनाती है। ये लो, तुम भी लड्डू खाओ। अब चिंटू अपनी खीर मारुति को देता है और मारुति चिंटू को अपनी माँ के हाथ के बने लड्डू खिलाता है। ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है मारुति। सच में मैंने इतने स्वादिष्ट लड्डू आज से पहले कभी नहीं खाए। तुम्हारी माँ ने भी बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाकर भेजी है। अपनी माँ को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना। उनकी वजह से आज मुझे इतनी स्वादिष्ट खीर खाने को मिली। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और चिंटू घर आकर अपनी माँ को अपने नए दोस्त मारुति के बारे में बताता है। माँ, मारुति बहुत अच्छा है। आज उसने मेरी बहुत मदद की और उसकी वजह से आज मुझे किसी ने परेशान भी नहीं किया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब तुम मारुति के साथ ही रहना और उसके साथ मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? ठीक है माँ। अब अगले दिन चिंटू स्कूल जाता है और खूब मन लगाकर पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर जी की पढ़ाई हुई आधी बातें उसे समझ ही नहीं आती। मारुति, मुझे तो ये पाठ समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने मास्टर जी से भी कई बार पूछा, लेकिन मैं इसे ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या तुम इसे समझने में मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं दोस्त, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये बहुत आसान है। अब मारुति बहुत ही सरल तरीके से चिंटू को पूरा पाठ समझा देता है और चिंटू को भी एक ही बार में वो पाठ समझ आ जाता है। थैंक यू मारुति, तुमने तो एक ही बार में बिल्कुल अच्छे से मुझे पाठ समझा दिया। नहीं तो मुझे पाठ समझ में ही नहीं आता। तुम ऐसा मत सोचो दोस्त, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम समझने की कोशिश करो और वो तुम्हें समझ में ना आए। अगर तुम किसी भी चीज को मेहनत और लगन से सीखोगे ना एक दिन उस चीज को जरूर सीख जाओगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें हर रोज उस चीज का अभ्यास करना होगा और खुद पर भरोसा रखना होगा। तुम ठीक कहते हो मारुति, मैं हमेशा कुछ भी करने से पहले ही घबरा जाता हूँ। इसीलिए मैं कभी कभी कोई काम ठीक से कर ही नहीं पाता और सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुमने ठीक कहा, अगर मुझे कुछ सीखना है तो मुझे हर रोज उसका अभ्यास करना होगा, नहीं तो मैं कैसे उस चीज को सीख पाऊंगा। बच्चों, तुम्हें याद है ना, कल स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन है, तो सब बच्चे कल अपना स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहनकर ही स्कूल में आना। मारुति, कल स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन है और मुझे स्पोर्ट्स कंपटीशन से बहुत डर लगता है। अगर इस बार भी मैं कंपटीशन में हार गया तो सब फिर से मेरा मजाक उड़ाएंगे। चिंटू मेरे दोस्त, तुम कंपटीशन शुरू होने से पहले ही हार जीत के बारे में क्यों सोचने लगते हो? तुम कंपटीशन में अपना 100% दो और सब कुछ अपनी मेहनत पर छोड़ दो। तुम कोशिश करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी और देखना तुम फर्स्ट भी आओगे। मारुति की बात सुनकर चिंटू बहुत खुश होता है और उसके अंदर अपने प्रति आत्मविश्वास भी जाग उठता है और वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद मारुति के साथ स्कूल में रुककर स्पोर्ट्स डे के कंपटीशन के लिए ग्राउंड में प्रैक्टिस करता है। अगले दिन जब सभी बच्चे स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए ग्राउंड में खड़े होते हैं तो चिंटू उन्हें देखकर घबरा जाता है। तभी मारुति चिंटू से कहता है, घबराओ मत दोस्त, तुम खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। देखना, आज तो इस रेस में तुम ही जीतोगे। मारुति अब चिंटू के सर पर अपना हाथ रखता है और तभी रेस शुरू हो जाती है और चिंटू खूब मन लगाकर रेस में दौड़ता है और उसे ऐसे रेस में दौड़ते हुए देखकर स्कूल के सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं और चिंटू सबको पीछे छोड़ते हुए उस रेस में फर्स्ट आ जाता है। सभी बच्चे आज उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसके लिए तालियां बजाते हैं। स्कूल में उसे स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए फर्स्ट प्राइज मिलता है। प्राइज मिलने की खुशी में चिंटू मारुति को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पूरे ग्राउंड में मारुति कहीं मिलता ही नहीं। अरे, ये मारुति कहाँ चला गया? मुझे उसे अपना प्राइज दिखाना है। उसकी वजह से ही तो आज मैं यहाँ कंपटीशन जीत पाया हूँ।
नहीं तो मैं कभी भी खुद पर भरोसा करके इस रेस में आधी दूरी भी तय नहीं कर पाता। मारुति, कहाँ चले गए तुम मारुति? चिंटू अब मारुति को ढूंढता हुआ क्लासरूम में आता है तो वो क्लासरूम में भी नहीं होता। इसीलिए चिंटू परेशान होकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसे अपनी सीट पर हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई मिलती है। हनुमान जी की मूर्ति? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले तो यहाँ पर मारुति बैठता था, लेकिन अब मारुति की जगह यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है। इसका मतलब मेरा दोस्त मारुति कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी है। मतलब हनुमान जी से उस दिन मैंने प्रार्थना की थी, मेरी प्रार्थना सुनकर वो मेरे पास आकर मेरे दोस्त बन गए। ये जानकर चिंटू बहुत खुश होता है, लेकिन मारुति के चले जाने की वजह से वो बहुत परेशान भी होता है और वो हनुमान जी की उस मूर्ति को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। चिंटू की बात सुनकर उसकी माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने बैठकर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और चिंटू के दोस्त बने मारुति ने जो उसे समझाया था, चिंटू उन सभी बातों को ध्यान में रखता है और हमेशा खुद पर भरोसा रखकर अपनी आगे की पढ़ाई करता है। कुछ ही सालों में वो अपने स्कूल और कॉलेज में भी टॉप करता है और अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है और अपने गांव में अपने दोस्त मारुति के नाम से एक अस्पताल भी खोलता है और वहां मुफ्त में ही गरीब लोगों का इलाज भी करता है। और अगर आज भी वो किसी परेशानी में होता है तो हनुमान जी उसके दोस्त मारुति बनकर हमेशा उसकी मदद करने आते हैं। बलराम को काफी समय हो गया था। वो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में सुबह 5 बजे से ही दूध बांटना शुरू कर देता था। 11 साढ़े 11 बजे तक वो अपने काम से फ्री होकर अपने घर आ जाता था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर शाम के दूध बांटने की तैयारी करने लगता। 4 सालों से वो लगातार यही काम करते हुए आ रहा था और दिन पर दिन उसका काम बढ़ा ही था, क्योंकि वो सबको प्योर दूध देता था। लोग उस पर विश्वास करते थे और उससे दूध खरीदते थे। बलराम भैया, शाम को भी दूध दे जाना, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। हाँ हाँ बीबी जी, क्यों नहीं, मैं दे जाऊंगा। फिर वो दूसरे घर का दरवाजा बजाता है। भाई, मेरे फोन का अलार्म बजे ना बजे, तुम्हारी 5 बजे घंटी जरूर बज जाती है। रात भर सोते नहीं हो क्या? सोते हैं भैया जी, सोते हैं, पर क्या करें, घर की जिम्मेदारी हमें जल्दी उठा देती है। अगले महीने बहन की शादी है, गांव जाना होगा। हो, तो फिर दूध कौन देने आएगा? इसके लिए आपको तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी और को अपनी जगह ये काम सौंप कर जाऊंगा। भरोसे वाले आदमी को ये काम सौंपना भाई, कहीं ऐसा ना हो वो मिलावटी दूध दे दे। नहीं नहीं भैया जी, बिल्कुल ऐसे ही आदमी को काम देंगे जो हमारी तरह ही सबका ख्याल रखे। आज बलराम जहां जहां दूध देने जा रहा था वहीं सबको बता रहा था कि उसे गांव जाना है, क्योंकि उसकी बहन की शादी है। उसके बाद बलराम अपने एक मित्र लालू राम को ये काम सौंप देता है। अगले दिन वो लालू राम को अपने साथ हर घर दिखा देता है कि इस घर में दूध जाता है। हे भगवान, मैं तो अच्छा सोचता था कि बलराम इधर उधर ही दूध देने जाता होगा। ये तो इतने बड़े बड़े लोगों को दूध सप्लाई करता है, अच्छे हरे हरे नोट छापता होगा। बलराम उसे काम समझा रहा था और वो ये सोच रहा था कि कैसे वो भी 1 महीने के अंदर मालामाल हो जाए। अगले दिन बलराम अपने गांव चला जाता है और लालू राम उसकी जगह दूध देने जाता है। पहले दिन लालू राम सबको वैसे ही दूध बांटता है जैसे बलराम बांटता था। जैसे ही वो घर आता है, अरे बलराम तो पागल है, ये शहरी लोग हैं, क्या जाने प्योर और मिलावटी। 1-2 बाल्टी अगर पानी मिला भी दूं तो पता ना चले। ऐसा बिल्कुल सोच भी मत लेना। तुम्हें तो बलराम भैया का एहसानमंद होना चाहिए जो तुम्हें ये काम पकड़ा दिया। मत भूलो गांव से किस हालत में हम लोग शहर आए थे। अरे तू तो पागल है, तू नहीं समझेगी। तुझे पता नहीं कितने अमीर लोग हैं वहाँ जिन्हें बलराम भैया दूध देने जाते हैं। मैं तो फिर भी कहूंगी, धोखा मत देना, वरना काम से हाथ धोना पड़ेगा। वो अलग और यहाँ पर और गांव में बेइज्जती होगी वो अलग। लालू राम के मन में तो लालच आ ही चुका था।
अगले दिन वो दूध के बड़े बड़े बर्तनों में 1 बाल्टी पानी मिला देता है। इतने दूध में 1-1 बाल्टी पानी का लोगों को पता ही नहीं चलता कि मिलावट हुई है। ये देखकर लालू राम को थोड़ा और हौसला आता है। अगले दिन वो दूध में 2 बाल्टी पानी मिला देता है। भैया, ऐसा नहीं लग रहा कि आज दूध पतला है? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने तो कसम खाई हुई है कि कभी मिलावटी दूध नहीं देंगे। महिला उसकी बात पर भरोसा करके दूध ले लेती है। आज सोसाइटी में कई घर ऐसे थे जिन्होंने लालू राम को टोका कि दूध पतला है, पर आज भी दूध निकल जाने पर लालू राम खुश होता है और सोचता है कि मैंने 4 बाल्टी दूध बचा लिया, अब मैं दूध को कहीं और बेच दूंगा। लालू राम और जगह और दूध की बात करता है और वो लोग उससे दूध लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लालू राम 4 बाल्टी पानी मिलाता और बाकी 4 बाल्टी दूध वो बाहर बेचता। देखा, मैं कह रहा था ना, इन लोगों को कुछ फर्क पता नहीं चलता। 1 हफ्ते तक अब ऐसा ही दूध दूंगा, फिर 1 बाल्टी पानी और मिला दूंगा। मैं फिर भी कहती हूँ, तुम गलत काम कर रहे हो। एक तो तुम बलराम भैया का भरोसा खो दोगे और दूसरा जिन लोगों को तुम दूध देने जाते हो वो भी बलराम भैया पर भरोसा नहीं करेंगे। तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। अगर और ज्यादा पटर पटर करी तो कल सुबह की ट्रेन में तुझे बिठाकर गांव भेज दूंगा, इसलिए चुपचाप बैठी रह। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। जिंदगी में अगर कुछ जरूरी है तो सिर्फ पैसा। अगली सुबह लालू राम जब दूध देने जाता है तो एक बूढ़ी अम्मा, और कितना पानी मिलाकर दूध देगा? कल से मेरे यहाँ दूध देने की जरूरत नहीं है। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? डब्बों की कसम, दूध बिल्कुल प्योर है। मुझे मत चलाना, मैं खुद गांव की हूँ, प्योर मिलावटी को पहचान लेती हूँ। बस तुझसे कह दिया ना कि कल से मेरे यहाँ दूध लेकर मत आना, और ये दूध उठा और चल यहाँ से। लालू राम को झटका तो लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है और भी तो बहुत लोग हैं जो दूध ले रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? लालू राम है मालिक। तुम्हारा दूध आजकल बहुत खराब आ रहा है। कल मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। अगर पानी ही पिलाना है तो हमारे घर में आरओ लगा है, हम अपने बेटे को वो पानी पिला देंगे। कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे थोड़े से लालच के कारण मैं अपने परिवार को बीमार नहीं कर सकता। कैसी बातें करते हो? दूध देख लो, बिल्कुल प्योर है। प्योर दूध सिर्फ बलराम देता था। इतने सालों में कभी उसके दूध में शिकायत नहीं आई। पर मैं तुमसे बहस क्यों कर रहा हूँ? मना कर दिया ना, दूध नहीं चाहिए। आज 3-4 घर दूध लेने से मना कर देते हैं। लालू राम किसी की बात पर इतना ध्यान नहीं देता और बाकी का बचा दूध वहीं बेचने चला जाता है जहां रोज दूध बेचा करता था। देखते ही देखते सोसाइटी के बहुत सारे लोग दूध लेना बंद कर देते हैं। वही दूध लालू राम बाहर बेच देता। इसलिए वो इस बात को समझ ही नहीं पाया कि बलराम जब आएगा और सोसाइटी का पता चलेगा तब क्या होगा। उसे तो बस अभी अपने हाथ में हरे हरे नोट दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते 1 महीना हो जाता है और बलराम अपने गांव से वापस आता है। उसे वापस आया देख लालू राम के तोते उड़ जाते हैं। और भाई लालू राम, ए ली लड्डू खाओ बहन की शादी के। और काम कैसन चल रहा है? मजा आया या बोर हो गए? सब बढ़िया चल रहा है भैया, आप आराम करो। मैं ही दूध देने चला जाया करूंगा। ना ना भैया, बस आज आराम करूंगा। कल सुबह से मैं अपने काम पर लग जाऊंगा। मुझे तो गांव में रहते हुए भी बेचैनी हो रही थी। वो क्या है ना कि अब आदत पड़ चुकी है। ये बात सुनकर लालू राम बुरी तरह घबरा जाता है और अपनी पत्नी को इशारा करता है कि सामान बांध दे, हम शाम को ही निकल जाएंगे। लालू राम के चेहरे का रंग उड़ा देखकर बलराम उससे पूछता है, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे चेहरे का रंग इस तरह क्यों उड़ा हुआ है? अरे क्या बताए बलराम भैया, वो बड़े बड़े लोग जो सोसाइटी में रहते हैं तुम्हारे जाते ही बिल्कुल बदल गए। जब भी मैं दूध देने जाता मुझे बोलते कि नहीं नहीं, तुम तो दूध में मिलावट करते हो, हम तो बलराम से ही लेंगे। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। मरता क्या ना करता, इसलिए मैंने दूध बाहर बेचना शुरू कर दिया। अब आपका नुकसान थोड़ा ही करवा देता। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो जाने से पहले तुमको सबसे मिलवा कर गया था। तुमने तो कोई गड़बड़ नहीं की ना?
नहीं नहीं भैया, कसम आपकी, जो कह रहा हूँ 16 आने सच बात है। बलराम बहुत चिंता में पड़ जाता है। अगले दिन सुबह सुबह दूध लेकर सोसाइटी में जाता है। अरे भैया तुम, हमारा दूध वाला तो अभी आने वाला है। तुमने जिस दूध वाले को लगाया था वो इतना पतला दूध देने लगा कि बच्चे बीमार हो गए। माफ करना भैया, अब हमें दूध नहीं चाहिए आपसे। ऐसा मत कहिए, मैं कितने सालों से आपको दूध दे रहा हूँ, कभी कोई शिकायत आई क्या? मान सकता हूँ कि उसने मिलावट करी है, पर मेरा दूध आज भी प्योर है। चाहो तो एक गिलास लेकर देख लो। जानती हूँ भैया आपका दूध प्योर होगा, लेकिन अब मैं दूसरे दूध वाले को कैसे मना करूँ? बलराम कई घरों में इसी तरह दूध के लिए दरवाजा बजाता है। एक दो घर के अलावा बाकी सब दूध लेने से मना कर देते हैं। बाहर निकलकर बलराम अपना सर पकड़कर सड़क पर बैठ जाता है। हे भगवान, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। मैं तो भरोसे के साथ उसको यहाँ छोड़कर गया था और उसने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? दोबारा से लोगों के दिल में विश्वास जगाना बहुत बड़ी बात है। बलराम लटकाए हुए मुंह के साथ वापस आता है तो देखता है लालू राम अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया है। वो थका हारा सा अपनी चारपाई पर जाकर पड़ जाता है। अब मुझे दोबारा से लोगों से बात करके दूध बेचना पड़ेगा, फिर जीरो से शुरुआत करनी होगी। अब इतने सारे दूध का मैं क्या करूँगा? ये तो फट जाएगा। ऐसा करता हूँ, मंदिर के बाहर जो बच्चे बैठे रहते हैं वो सारा दूध उनको दे देता हूँ। ऐसा विचार आते ही बलराम वो सारा दूध लेकर मंदिर के पास पहुंच जाता है और वहां पर बैठे हुए बुजुर्ग और बच्चों को दूध बांटने लगता है। तभी वहां पर सोसाइटी का एक आदमी ये काम करते हुए बलराम को देख लेता है। अरे बलराम, तू गांव से वापस आ गया, और ये क्या, सारा दूध यहाँ क्यों दे रहा है? क्या बताएं भैया, वो मेरे गांव का आदमी था। भरोसे के साथ उसे काम छोड़कर गया और उसने आप सबको मिलावटी दूध दे दिया। खुद तो यहाँ से भाग गया और मेरा धंधा चौपट कर दिया। दूध फट ना जाए इसलिए यहाँ बांट रहा हूँ। बलराम की बातों में इतनी सच्चाई थी कि उस आदमी को बहुत दुख होता है कि किसी और के किए की सजा बलराम को मिलेगी। इसलिए वो अपनी सोसाइटी में एक मीटिंग करने की सोच लेता है। बलराम को वो शाम को बिल्डिंग में आने के लिए बोलता है। शाम को जब बलराम सोसाइटी में जाता है तो वो आदमी सब लोगों को बलराम की सच्चाई बताता है। इतने सालों से बलराम दूध दे रहा था और जब उन्हें पता चलता है कि बलराम ने आज सारा दूध मंदिर में बच्चों को पिला दिया, सब फिर से बलराम से दूध लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और बलराम भगवान का धन्यवाद देता है और कसम खाता है कि वो अपना काम आगे से स्वयं करेगा, कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा।